सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी भैया। तो आज के लेक्चर नंबर कौन सा लेक्चर नंबर था जी? बताइए कौन सा था आज का लेक्चर नंबर? कौन सा था यार, बता दे एक बार। तो दोस्तों आज का लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से है 15। यस 15 है आज गुरुजी। तो 15 है आज का लेक्चर नंबर। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं बताऊंगा, पर उससे पहले डेट तो लिख लूं। डेट है 07/07। हाँ, तो लेक्चर नंबर आज का 15 ही है। और आज हम पढ़ेंगे क्या कि भैया मेंडल जी के जो एक्सपेरिमेंट थे वो लोगों तक कैसे पहुंचे और क्या कारण थे जिसके कारण मतलब क्या कारण आए जिससे उनके पहले जो मेंडल जी के एक्सपेरिमेंट थे वो लोगों तक पहुंच नहीं पाए, और फिर कैसे पहुंचे और कैसे मेंडल जी इतने मशहूर आदमी बन गए। अरे अरे अरे, कौन थे जिन साइंटिस्टों ने मेंडल जी की बातों को और फैलाया कि नहीं नहीं मेंडल जी सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, ये है वो है ना। तो आज हम पहले उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को। देन उसके बाद हम और टॉपिक्स देखेंगे और मेंटल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर हम कल के लेक्चर से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम कुछ छोटी छोटी बातें करेंगे, पर ये छोटी बातें बहुत काम की बातें होने वाली हैं, क्योंकि ये छोटी दिखने में छोटी हैं बट कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी, इससे 3-3 4-4 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं बोर्ड्स में भी और नीट में भी। डायरेक्ट इन थ्योरी से पूछ लेता है कि क्या ये बात ट्रू है या नहीं, या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, या ये असर्टेड रीजन में ये इसका सवाल का जवाब सही है या नहीं। तो ये जवाब पूछ लिए जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। आ जाइए दोस्तों, आ जाइए, देखें टॉपिक क्या है। टॉपिक आइए मैं टॉपिक देख लेते हैं। तो भाई ये टॉपिक का नाम है व्हाई मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड। मतलब मेंडल जी के काम को क्यों पहचान नहीं मिली। शुरुआती समय में मेंडल जी के काम को पहचान नहीं मिली गई थी, ये बात फैक्ट है। जैसे शुरुआत में जब आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई अच्छा काम या कोई बिजनेस या फिर कुछ भी आप अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा ना कि शुरुआत में आपको रिस्पेक्ट मिलने लगेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है दोस्त, नहीं मिलती है। आप मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू करा, तो भाई आप जब बिजनेस स्टार्टअप के लिए प्लान करेंगे या आप शुरू करेंगे ना, तो आपको जो हौसला देने वाले कम लोग आएंगे, गिराने वाले लोग नीचे आएंगे, कहेंगे अबे बंद कर ले, इससे कुछ नहीं होने वाला तेरा। मतलब जैसे बिजनेस आप शुरू करेंगे, आपने शेयर मार्केट या बिजनेस का कोई बड़ी सी फैक्ट्री खोली आपने, है ना, तो आपको डिमोटिवेट करने वाले ज़्यादातर आपके सगे संबंधी ही होंगे, है ना। वही लोग आपको आके बोलेंगे अरे कुछ नहीं होने वाला भाई, इससे बढ़िया नौकरी कर ले सरकारी। तो वो आपको ऐसा ऐसा बोल मारेंगे, है ना, कि ये क्या कंपनी उम्पनी खोल रहा है, इसमें इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बेफालतू का, कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, सारा पैसे में आग लगा रहा है, ये सारे के सारे पैसों में आग लगा रहा है, सारे के सारे। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। आपके घर वाले कम, आपके रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले लोग ज़्यादा ये बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस में थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि आप उसमें एकदम से इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने रिस्क पे भी करना होता है। और अगर आपको लगता है कि ये चल जाएगा तो भाई तो इन्वेस्ट करो, वरना थोड़ा सा रिस्क होता है, अपने दम पे करना होता है। और जिसके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा है तो वो लगा भी देता है ना। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको 4 लोग गिराने वाले पहले आएंगे, सच्ची 4 लोग। अगर आप मान लो आपकी पढ़ाई से रिलेट करते हैं, चलिए हम मान लीजिए आप पढ़ने की सोच रहे हैं, आपने सोचा कि मैं इस साल बोर्ड में 90+ लाऊंगा, आपने ये सोचा, तो भाई आपके दोस्त सबसे पहले कहेंगे तू 90, तू तू 90, तू अरे चले जा जा, तू 90 लागा, अरे बस पास ही हो जा हमारे लिए। दोस्त तुम्हारे सबसे पहले तुम्हारे दोस्त यही बोलेंगे, अरे कुछ ना रखा 90 में, ये तो मार्क्स तो मुँह माया, ऐसे बोलेंगे भाई दोस्त ऐसे। बट सच्ची बताऊं, क्योंकि उनके खुद कभी नहीं आए इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं,
इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उनके खुद कभी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए। और मार्क्स की मैटर की बात, तो भाई जब मार्क्स आते हैं तो भाई घर में खुशी का माहौल होता है। और सच्ची बात बताऊँ, अपने आप को भी एक खुशी मिलती है कि भाई मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आइए बैक टू द टॉपिक। मेंडल जी को भी शुरुआत में उनके काम को पहचान नहीं दी गई, है ना। तो टॉपिक का नाम यही है, व्हाई मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, कि भैया क्यों मेंडल के काम को पहचान नहीं मिली शुरुआती दे। मतलब मैं ये भी सुना है मैंने कि मेंडल जी को जीते जी उनके काम को पहचान नहीं मिल पाई, क्योंकि उस ज़माने में कम्युनिकेशन आसान नहीं था, जिसके कारण भाई मेंडल जी को उनकी पहचान नहीं दी गई। अभी भाई जो मैं बता रहा हूँ ये भी कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, इसको ध्यान से सुनो, ये इसी टॉपिक से रिलेटेबल है। ठीक है, तो मेंडल जी को भाई उस समय कम्युनिकेशन आसान नहीं था, और मेंडल जी ने सबसे पहली बार बायोलॉजी में मैथ इस्तेमाल करी थी, मैथमेटिक्स। तो भाई मैथमेटिक्स जब इन्होंने पहली बार इस्तेमाल करी तो सब हक्के बक्के रह गए कि ये क्या कर रहा है, बायोलॉजी में मैथ लगा रहा है ना। तो इन्होंने मैथ का इस्तेमाल करा, जिसके कारण काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने तो भाई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि नहीं, बायो में मैथ लग ही नहीं सकती। बट वो पहला शख्स था जिसने बायो में मैथ ही घुसेड़ दी थी। तभी तो कह रहा हूँ, सब चीज़ पीछा छोड़ देगी पर मैथ पीछा नहीं छोड़ेगी। है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, मेंडल यूज ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट है मेंडल यूज मैथमेटिक्स। मेंडल जी ने यूज करी मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, जो कि इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनी साइंटिस्ट। अब इसको रफ करके लिखवा देता हूँ, इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनी साइंटिस्ट। तो ये फैक्ट है भाई, है ना। तो मेंडल जी जब शुरुआत में भाई, ये मेंडल जी कोई बड़े पैसे वाले परिवार से नहीं थे, है ना। तो ये भी बेचारे एक गार्डनर मोनेस्ट्री थे ये, है ना, जो चर्च में ही रहते थे, है ना। तो ये वहीं पे रिसर्च करते। तो भाई ये ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, ये भी बेचारे गरीब घर से ही थे, है ना। तो भाई अब तुम्हें पता ही है, ऐसे मतलब जो पैसे वाला होता है उन्हें तो भाई लोग मोटिवेट करते हैं, है ना। अरे लगाइए आप स्टॉक मार्केट पे बिजनेस लगाइए, हम ये हैं, हम आपके साथ हैं, वो हैं। बट ये जैसे हम जैसे लोग अगर अच्छा काम को सोचेंगे तो 4 लोग आएंगे पहले, अरे ये नहीं हो सकता, ये गलत है, ये मत करो, तुम ये मत करो। ठीक है दोस्त, तो ये फैक्ट है, ये दुनिया का सत्य है। तो मेंडल जी ने भी उस सत्य को फेस करा है। ठीक है, बट मेंडल जी का एक मोटिव था कि उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें कोई क्या कह रहा है। उन्हें पता था कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने अच्छा काम किया भी, जो आगे आने वाले 100 सालों तक भी कोई नहीं कर पाता, वो काम मेंडल जी ने कर दिखाया। अगर बात करते तो अभी आज हम जेनेटिक्स नहीं पढ़ पाते अगर मेंडल जी ना होते तो। अभी जेनेटिक्स पे काम चल रहा होता, और आज जितनी जल्दी जो दवाइयाँ बन रही हैं बीमारियों की, जितनी जल्दी जल्दी हम बीमारियों की दवाइयाँ खोज लेते हैं, ये सब जेनेटिक्स के कारण है। तो भाई मेंडल जी का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आज हम जल्द से जल्द बहुत सारी जो बीमारियों की उनकी दवाइयाँ बना पा रहे हैं। हालांकि कुछ बीमारियों का नहीं बन पा रहा है, बट ठीक है, उनकी भी जल्दी बन जाएगी। बट काफ़ी दवाइयाँ बनाने में काफ़ी तेज़ी आई है मेंडल जी की वजह से, है ना, क्योंकि जेनेटिक्स की मदद से हम जीन में हेरा फेरी करके दवाइयाँ बना पा रहे हैं। नहीं तो अभी तक जो काम मेंडल जी ने 100 साल पहले करा है, वो अगर आज हो रहा होता तो अभी तक भाई दवाइयाँ वही स्लो मोशन में बन रही होती 90s वाली तरह, और फिर हाई लेवल मशीन भी नहीं आ पाती। हाई लेवल टेक्नोलॉजी भी तभी आ पाई जब मेंडल जी की रिसर्च सक्सेसफुली हो गई। तो भाई ये पहले शख्स थे जिन्होंने नींव रखी जेनेटिक्स की, तो इन्होंने ही नींव रखी थी जेनेटिक्स की। ये बातें क्यों बता रहा हूँ मैं भाई, क्योंकि इन्होंने जो काम करा वो बहुत ही मतलब टॉप मोस्ट था, तो इनकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए बैक टू द टॉपिक। तो हम जो बता रहे थे कि भैया मेंडल जी ने यूज़ करा मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, जिसके बाद मेंडल जी ने एक्सेप्ट वो क्या करते हैं मैथमेटिक्स का यूज़ करा था इन बायोलॉजी में, जिसके कारण भैया नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनी साइंटिस्ट, नॉट एक्सेप्टेबल इज नॉट एक्सेप्टेबल
एक्सेप्टेबल, उसी के आगे से पॉइंट कंटिन्यू करके लिख रहा हूँ, उसके आगे से, नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनी साइंटिस्ट, मैनी साइंटिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो भाई बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक्सेप्टेबल नहीं करा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट कि भैया मेंडल जी ने स्टेट दी थी, मेंडल जी ने मतलब एक टर्म दी थी, मतलब मेंडल जी एक टर्म का यूज करते थे, फैक्टर फैक्टर फैक्टर, है ना। वो फैक्टर का उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ तो दिया नहीं, बट वो जब पी प्लांट पे रिसर्च कर रहे थे तो वो एक टर्म बार बार यूज करते थे फैक्टर, जिसको बाद में एक साइंटिस्ट ने प्रूफ के संग बताया था कि उसी को उन्होंने एक नाम दिया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही फैक्टर का एक प्रूफ दिया, जिसको उन्होंने बाद में अपना नाम रखा उन्होंने अपनी मर्जी का, जिसका नाम था जीन। तो जीन को ही फैक्टर बोलते थे मेंडल जी, उन साइंटिस्ट ने जीन रख दिया बाद में इसका नाम, क्योंकि उन्होंने प्रूफ दिया। तो भाई जो प्रूफ देता है उसका हक होता है नाम रखने का, तो उन्होंने नाम रखा जीन। तो मेंडल ने स्टेट दैट जीन, मेंडल ने क्या दिया था, जीन या फैक्टर के बारे में वो कहते थे कि फैक्टर आर स्टेबल, फैक्टर स्टेबल मतलब जीन स्टेबल। तो मेंडल जी ने एक स्टेट दी थी कि भैया फैक्टर जो है स्टेबल है, एंड डिस्क्रीट यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट मतलब वो डिस्क्रीट यूनिट भी है। डिस्क्रीट यूनिट मतलब होता है जैसे गैमेट का सेपरेशन के समय नहीं होता, अरे जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम था, यहाँ पे ये, यहाँ पे एक ये था और एक ये भी था, तो ये भाई दोनों अलग अलग सेपरेट होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट है ना। बट इट डज नॉट एक्सप्लेन, परंतु वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भैया इनमें कंटिन्यूअस वेरिएशन भी आता है। मेंडल जी ने बोला कि फैक्टर स्टेबल है एंड डिस्क्रीट यूनिट है, मेंडल जी ने बोला कि फैक्टर क्या है, एक स्टेबल है और डिस्क्रीट यूनिट है, बट वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि उसमें कंटिन्यूस वेरिएशन, उन्हें लगता था कि ऐसे कभी कभार आ जाता होगा वेरिएशन, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इसमें कंटिन्यूस वेरिएशन सीन होता है नेचर में, है ना, कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर। ठीक है दोस्तों, तो सीन इन नेचर, तो लिख दूँ उसको भी, लिख दूँ मित्रों, लिख देता हूँ, है ना, लिख देता हूँ। मैं रफ करूँ, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, जिस किसी ने नोट नहीं करा है वो नोट कर ले, मैं साइड हट रहा हूँ, वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें। ठीक है, हो गया, चलिए तो मेरा भी रफ हो गया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया, ओए ओए ओए, आज बनेंगे किसी के आगे नहीं बोलूंगा, रील कट जाएगी दोस्तों। पर ना मेंडल जी का एक और कारण था जो कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, पर गूगल पे है, गूगल पे आप कभी सर्च करना, और आपकी पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरे को भी क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने जानना चाहा जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था। तो मेंडल जी का एक और कारण था जो मुझे पता चला था जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था, है ना, टीचरों ने भी बताया था मुझे, स्कूल टीचर, कि मेंडल जी का एक और कारण भी था उनके जो पॉपुलर होने का, मतलब सॉरी उनका मतलब उनके काम पे जो लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट उनके काम को ध्यान नहीं दे रहे थे मेंडल जी के, क्योंकि वहाँ पे उसी समय पे डार्विन जी गैलापागोस आइलैंड पे जाके थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की, मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की वो कहानियाँ लिख रहे थे कि दुनिया कहाँ से आई, हम कहाँ से आए, वो हाँ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, हाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ की वो पुस्तक लिख रहे थे ना वो डार्विन चाचा, हाँ, कि भाई हम कहाँ से आए, पहली लाइफ कैसे आई, कैसे बनी होगी पहली लाइफ, आहा। और लोगों को मज़ा भी आ रहा था ये कहानी सुनने में, क्यों, क्योंकि भाई पहली लाइफ जो जाननी थी कि हम आए कैसे, हमारे पूर्वज कौन थे, है ना। तो लोगों को इस बात में क्यूरियोसिटी आ रही थी, बट मेंडल जी जो काम कर रहे थे वो फ्यूचर में काम आने वाला था, मेंडल जी जो काम कर रहे थे वो फ्यूचर में काम आने वाला था। डार्विन जी जो बात कर रहे थे वो बीत चुकी थी, बीती हुई बातें कर रहे थे वो अंदाजा लगा रहे थे, अच्छा अच्छा ऐसे आई होगी लाइफ, ओहो हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। देखो इस बात का पुख्ता सबूत भी है, फॉसिल हमारे तो भाई
और डार्विन जी भाई अच्छे पैसे वाले आदमी थे, तो भाई जो भी पुस्तक छापी उन्होंने पब्लिक देख भी लेती, क्योंकि पैसा वाला बंदा था भाई, है ना। हमारे मेंडल जी बेचारे, है ना, सीधे साधे बंदे थे, उनके पास ज़्यादा पैसा था नहीं जो वो बड़े बड़े न्यूज़ में अपनी काम को छापे, हैं ना। तो इस कारण से तो हमने जो पॉइंट लिखा था उसके आगे से मैं पॉइंट लिखवाता हूँ कि भैया नॉट एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन, यहाँ पे लिखना एक्सप्लेन, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, रुक जाइए दोस्तों, एक मिनट, अभी मत लिखना, मेरे संग मत लिखना, क्योंकि स्पेलिंग में गड़बड़ी हो गई है। नॉट एक्सप्लेन, नॉट एक्सप्लेन दी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब मैंने बता दिया है कि भैया वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कौन, मेंडल जी, की कंटिन्यूअस वेरिएशन सीन होता है नेचर में। भैया नेचर में लगातार जो जीन में जो वेरिएशन होते रहते हैं, है ना, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो फिजिकल प्रूफ भी नहीं दे पाए थे कि फैक्टर होता क्या है, तभी तो उसका नाम फैक्टर नहीं धरा गया। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, मेंडल आल्सो कैन नॉट प्रोवाइड, मेंडल, देखो सॉरी सॉरी सॉरी, मेंडल जी ने कोई फिजिकल प्रूफ का, मतलब मेंडल आल्सो कैन नॉट प्रोवाइड फिजिकल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर, मतलब मेंडल जी ने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था कि फैक्टर एग्जिस्ट करता है, फैक्टर एग्जिस्टेंस का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, जिसके कारण उसका नाम फैक्टर ना पड़ के बाद में जीन हुआ, क्योंकि एक साइंटिस्ट आए उन्होंने उसका प्रूफ दिया। ये क्यों नहीं दे पाए प्रूफ, क्योंकि भाई जिस समय पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, उस समय पे वो वाला माइक्रोस्कोप नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, भाई 1950 के बाद आया था माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन वाला, है ना, जिसमें भाई आधी से ज़्यादा चीज़ें देखी जा पा रही थी। तो बाद में जिन साइंटिस्टों ने जीन का टर्म दिया है ना, उन्होंने वो माइक्रोस्कोप से दिया है, और फैक्टर जी तो ये अंदाज़ा ही लगा लिए थे। तो ये कितनी बड़ी बात हो सकती है जब फैक्टर जी ने सिर्फ अपने माइंड से ये अंदाज़ा लगा लिया कि फैक्टर ना, मतलब जीन नाम की कोई चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। हालांकि बस वो प्रूफ नहीं दे पाए, क्योंकि भाई उस समय उनके पास कोई माइक्रोस्कोप तो था नहीं, वो तो बिना माइक्रोस्कोप के ही जेनेटिक्स की रिसर्च कर डाली उन्होंने। तो भाई उनकी किताब भी एक बहुत मशहूर, खैर वो हमारे काम की नहीं है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, आइए दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। इसमें क्या होता है कि भैया देखो, इसमें ये बताया गया, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पहले के ज़माने में कम्युनिकेशन आसान नहीं था, कि ये नहीं कि एक फ़ोन खटकाया, हेलो कौन, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं जी। तो ये नहीं था पहले के समय पे, था मतलब टेलीफोन था, पर टेलीफोन हर घर में नहीं था भाई, हर घर में पहले नहीं था। यहाँ तक रोड पे लगा होता था, फिर उसमें पैसे डालते थे तब जाके वो बात हो पाती थी, तो पहले हर घर में टेलीफोन नहीं था। ओके, और यहाँ तक कि उसमें डालने के लिए वाले पैसे भी होने चाहिए, तभी उस पर बात होती है, वो भी जितने मिनट बात करोगे उतना पैसा भी लगता है ना, या फिर इतने मिनट फिक्स होता है। और ये भी नहीं था कि पहले के टाइम पे फ़ोन हो और उसमें इंटरनेट हो फास्टेस्ट वाला, और सोशल मीडिया ऐप्स हो। आज के समय पे क्या है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है एंड फेसबुक है, तो ये सब हैं, और यूट्यूब भी है, यूट्यूब के ज़रिए शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स में हम एकदम चीज़ों को फैला देते हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाल देंगे, व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे, ट्विटर पे डाल देंगे, है ना, फेसबुक पे डाल देंगे, तो भाई पब्लिक तक पहुँच ही जाएगा कहीं ना कहीं तक, है ना। बट उस ज़माने पे ना ये सब था ही नहीं। अब पहुँचाएँ तो पहुँचाएँ कैसे, उस समय पे बस एक ही चीज़ था, अखबार के थ्रू, अखबार में अपनी बात लिखवाओ, छपवाओ और लोगों तक पहुँचाओ। अब बड़े बड़े अखबार में छपवाने के पैसे लगते थे, तो भाई मेंडल जी के पास इतना रुपया तो था नहीं, मेंडल जी ने छोटे मोटे अखबारों पे ही छपवाया, तो उससे ज़्यादा बड़े लोगों तक पहुँच नहीं पाया। अब जैसे मान लो इंडिया के में भी कुछ मशहूर न्यूज़पेपर होते हैं ना, है ना, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, और एक और होता है, एक दैनिक भास्कर होता है, एक वो क्या नाम है उसका, छोड़ो जो भी है,
तो जो ये मशहूर अखबार हैं इनको बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि इन पे ट्रस्ट करते हैं। तो वैसे ही फॉरेन में भी कुछ मशहूर अखबार थे जो बड़े बड़े लोग पढ़ते थे, तो पर मेंडल जी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो बड़े अखबार में अपनी खबर को छाप पाएँ, अपनी मतलब रिसर्च को छपवा पाएँ। तो वो छोटे मोटे न्यूज़पेपर जो ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं होते, बट उनमें वो अपनी खबर छपवाते थे जहाँ कम पैसे दे के छप सकते थे। तो इन अर्लियर टाइम्स कम्युनिकेशन आसान नहीं थी, जिसके कारण भैया मेंडल जी के जो वर्क था ना वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाया। देखो, सो मेंडल वर्क हैव नॉट रीच्ड अ वाइडर ऑडियंस। यहाँ पे लिखना होगा मेंडल वर्क, वर्क यहाँ पे लिख लेना, मेंडल वर्क हैव नॉट रीच्ड अ वाइडर ऑडियंस। तो छोटे मोटे साइंटिस्टों तक पहुंच पाया, तो उन्होंने कहा इसमें तो मैथ लग रही है, तो बहुत सारे छोटे साइंटिस्टों ने मना कर दिया। जब छोटे साइंटिस्ट अप्रूव देते हैं ना, अगर उन्हें समझ में आता है तभी वो बड़े साइंटिस्टों तक भी खबर पहुंचती है। अगर छोटे मोटे अखबारों में भी आई है तो वो बड़े साइंटिस्टों तक पहुंचने के लिए पहले छोटे साइंटिस्टों तक होके गुजरती है वो। अगर छोटे साइंटिस्टों को बात ठीक लगती है तो बड़े साइंटिस्टों तक पहुंचती है, नहीं तो वो नहीं पहुंचती। तो छोटे साइंटिस्टों को समझ नहीं आया तो उन्होंने डिस्प्रूव कर दिया और खबर को मना कर दिया, जिसके कारण मेंडल जी की बात आगे तक पहुंच ही नहीं पाई। अब होगा गेम में ट्विस्ट, अब आएगा ट्विस्ट। अब मैं पढ़ाऊंगा ट्विस्ट के बारे में कि कहानी पलटी कैसे, मेंडल जी के बारे में लोगों को पता कैसे लगा, कैसे हुआ। अब आएगा ट्विस्ट। जैसा होता है ना, एकदम से वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, और भगवान मतलब जब आपका दिन बदलना होता है तो एकदम से बदलता है। अभी तक आप अंधकार में थे और जब रोशनी आई तो इतनी तेजी में आई कि आपका पूरा का पूरा उजाला कर गई। गुरु जी क्या कह रहे हैं, समझाना चाहो? अरे मान लो यार, एक व्यक्ति था जो बड़ी मुश्किलों में अपने दिन काट रहा था और संघर्ष कर रहा था। अब भगवान को भी उस पर तरस आई और उसका दिन बदल गया अचानक से ही। कुछ महीनों और दिनों में उसे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने इसके ज़िंदगी ही बदल दी और आज ये बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो वैसे ही मेंडल जी के संग भी हुआ। मेंडल जी को पहले कोई जान नहीं रहा था, पहचान नहीं रहा था, है ना, कौन है ये, कोई नहीं जानता, घर के बाहर निकलो कोई पहचानता ही नहीं। बट वो 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने मेंडल जी की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। हालांकि वो लोग जब आए थे जब मेंडल जी शायद इस दुनिया से जा चुके थे, क्योंकि मेंडल जी को भाई रिसर्च करते समय एक बीमारी हो चुकी थी जिसके कारण उनकी डेथ हो चुकी थी। फिर उसके बाद वो 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने रिसर्च करा, मतलब उनके एक्सपेरिमेंट को पढ़ा, रिसर्च करा, फिर लोगों तक फैलाया। देन सभी लोगों तक फैलाया, बड़े बड़े साइंटिस्टों तक फैलाया। तब जाके मेंडल जी को पुरस्कार भी मिला। हालांकि उनकी फैमिली को मिला था क्योंकि मेंडल जी तो नहीं रहे थे, बट हाँ फिर पूरी दुनिया जान चुकी थी कि मेंडल कौन है। उन 3 साइंटिस्टों को बहुत लेट पता चला, वो भी छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे बट उन्हें लेट पता चला, तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं उनके पॉइंट को। आइए दोस्तों, आइए देखते हैं। तो भैया अब टॉपिक सब टॉपिक एक ही और है, यहाँ पे तो ट्विस्ट होता है मेंडल जी का। देखो, रीडिस्कवर ऑफ मेंडल लॉ, मेंडल जी के लॉ को दोबारा से रीडिस्कवर करा गया। रीडिस्कवर मतलब दोबारा से खोजा गया, मेंडल जी के लॉ को रीडिस्कवर। क्यों गुरुजी दोबारा से रीडिस्कवर क्यों किया गया? क्योंकि देखो मेंडल जी तो जा चुके थे, तो मेंडल जी ने जो खोज करी थी उन्होंने अपने एक कॉपी जो भी लिख रखे थे, उन्होंने कॉपी किताब वहाँ उन्होंने अपने इकट्ठा करके अपनी फैमिली को दे दी थी, है ना। ये कहानी बता रहा हूँ मैं, ये कहीं भी एनसीईआरटी में नहीं लिखी। बट जो फिर बाद में ये 3 साइंटिस्ट आए मेंडल जी के घर को ढूंढते हुए। अरे मेंडल जी का घर कहाँ है जी, मतलब रास्तों में ढूंढते हुए, अरे कहीं भाई साहब यहाँ कहीं मेंडल जी का घर है क्या, कोई मेंडल जी की फैमिली का? कहा जी हाँ जी वहाँ है, वहाँ मोनेस्ट्री में। तो अब जब ये मोनेस्ट्री में पहुंचे, कौन पहुंचे? 3 साइंटिस्ट थे, भी नाम रिवील करूंगा, रुक जा। तो ये पहुंचे, इन्होंने उनकी फैमिली से बोला कि यहाँ मेंडल जी का घर है क्या? तो उन्होंने बोला यस ये मेंडल जी का घर है। हाँ जी बोलिए जी। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट रिसर्च करी थी, क्या हमें वो दिखा सकते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो उन्होंने वो देखे और फिर उन्होंने वो मांग लिए, और उन्होंने मांगने के बाद उन्होंने क्या करा, दोबारा से अपने लैब में खोज करी
और देखा कि मेंडल जी के सारे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही हैं, है ना, सही हैं, पर उन्होंने बिल्कुल भी गद्दारी नहीं करी। उन्होंने ये नहीं करा कि हम इसको अपने नाम पे कर लेंगे या वो कर लेंगे, नहीं, उन्होंने वो मेंडल जी के नाम पे ही करा। मतलब उन्होंने पूरी ईमानदारी निभाई कि भाई हम ये नहीं करेंगे कि भाई अपने नाम कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट का ये पता भी नहीं चलेगा किसी का। तो भाई मेंडल जी तो जा चुके थे, बताने वाला कौन था, तो उन्होंने क्या करा, पर उन्होंने ईमानदारी निभाई, क्योंकि ये मेंडल जी द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट थे, तो इन पे मेंडल जी का हक ही था। तो इसलिए उन्होंने फिर लोगों को फैलाया जगह जगह, इन्होंने मतलब शो रखे, उसमें इन्होंने बताया कि ये इन साइंटिस्ट ने ऐसे करा, मेंडल जी ने ऐसे करा, ये एक्सपेरिमेंट करा, उनको लोगों तक समझाया कि इस एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि बायोलॉजी में मैथ घुसेड़ दिया जा रहा था, तो भाई समझ ही नहीं पा रहा था कोई। तो इन इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर उन्हें आसान करा, क्योंकि इनको भी समझ नहीं आया शुरू शुरू में। जब इन्होंने खुद खोजा ना एक बार, तब इन्हें समझ में आया, अच्छा भाई साइंटिस्ट गदर था ये, मतलब इसने कैसे एक्सपेरिमेंट करा, भाई ये बहुत फाड़ू साइंटिस्ट था। तब इन्हें समझ में आया कि चाचा कितने खतरनाक थे। इन्हें भी समझ नहीं आ रहा था बिना करे, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखे ना, खुद रिसर्च करी, तब इन्हें समझ में आ गया कि हाँ भाई बंदा बिल्कुल खतरनाक था। तो इन्होंने उन्हीं के नाम पे रखा। इन्होंने ये नहीं करा कि हम तीन अपने नाम पे कर लेंगे, नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, नहीं, इन्होंने उन्हीं के नाम पे रखा। बाद में इनकी फैमिली को नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो वो इनकी फैमिली को नहीं, मेंडल जी की फैमिली को, हालांकि इनका भी योगदान था, तो इन्हें भी कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। तो 1900 में, और इन्होंने, ऐसी बात नहीं है, ये मेंडल जी से इंस्पायर्ड थे, तो बाद में इन्होंने जो मेंडल जी की छोटी मोटी गलतियां थी ना, उनको ठीक करके इन्होंने अपना नाम भी कमाया है, ऐसी बात नहीं है। तो इन 1900 में डी व्रिज नाम है, देखो भाई ये फॉरेन के नेम है। 1900 में आए कौन, तीन साइंटिस्ट आए, डी व्रिज, कार्ल कॉरेंस, CARL कार्ल, CORREN कॉरेंस, और तीसरा साइंटिस्ट वॉन शर्मैक। यहाँ पे टी साइलेंट है, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो शर्मैक, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम बोलो टशरमैक, नहीं, टशरमैक नहीं होगा, टी साइलेंट है तो बनेगा शर्मैक, वॉन शर्मैक। तो पहला साइंटिस्ट डी व्रिज, दूसरा साइंटिस्ट कार्ल कॉरेंस, तीसरा साइंटिस्ट वॉन शर्मैक। इन्होंने क्या करा, रीडिस्कवर करा मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, है ना। आशा करता हूँ आपको लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा। मैंने इसमें पूरी जी जान झोंक दी अपनी। मुझे देखो एनसीईआरटी का तो मैंने समझाया, और जितना आता था, मतलब एनसीईआरटी से जितना आउट ऑफ में थोड़ा सा जा सकता था, क्योंकि ज़्यादा जाना भी बेकार है, मैं थोड़ा सा गया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही कुछ ऐसा है यार कि कहानी बताने में थोड़ा मज़ेदार लगता है ना। तो ये पूरी एक स्टोरी है भाई। और जेनेटिक्स पढ़ाते वक्त ना यार मुझे मन करता है डीप में घुस जाऊँ पूरा, बट नहीं, डीप में नहीं घुसना, जितना एनसीईआरटी में उतना ही पढ़ाना है। तो वैसे तो बहुत खतरनाक चीज़ है जेनेटिक्स, और मज़ा भी बहुत आता है यार। अभी चैप्टर तो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर भी पढ़ने हैं। तो अभी तो कुर्सी की पेटी बांध दें, क्योंकि अभी तो असली खेलें शुरू होंगे, क्योंकि धीरे धीरे चैप्टर एंड की तरफ जा रहा है, तो खतरनाक सीन भी आते जा रहे हैं। डिसऑर्डर तो भाई लंबे चलेंगे, और पेडिग्री उसमें भी आएगा, है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा, और जो भी डाउट आए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, है ना। और वीडियो को जिस किसी ने लाइक नहीं करा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दें, ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए, है ना। और टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल जिस किसी ने ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, कोई वो नहीं है यार। नोट्स सब कुछ फ्री में मिलेगा यार, नोट्स भी सब कुछ फ्री में। और धीरे धीरे मैं उसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेकर आऊँगा, तो वो भी सब उसी पे मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे। आप कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं दोनों पे रहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे टेलीग्राम पे एक्टिव हैं तो कुछ व्हाट्सअप पे, तो भाई जिसको मर्ज़ी है वो कोई से भी कर सकता है, आपकी चॉइस है, ठीक है। और मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में, है ना। आज का लेक्चर तो यहीं तक का रखते हैं, और कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। बाकी तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।